पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। थोड़ा सा उसका ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में उससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में अपन ने देखा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस को दो प्रकार से बांट सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बट इंडिविजुअल और एचयूएफ सिचुएशन में रेजिडेंट को भी क्लासीफाई करके दो भागों में बांट देते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए अपन ने सबसे पहले अपन ने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए अपन ने दो बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन रखी थी। बेसिक कंडीशन में अपन ने देखा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कम से कम 182 दिन में वहाँ पे रुकना चाहिए, और या फिर कम से कम पिछले साल वो पिछले साल 60 दिन रखा और उससे जस्ट पिछले सालों में 365 दिन वो भारत में रहा हो। जस्ट पिछले साल से जस्ट पुराने जो 4 साल है, जस्ट प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर जो 4 साल है उसमें कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो। दोनों में से एक बेसिक कंडीशन उनको सेटिस्फाई करनी होती है। एडिशनल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होता है। एडिशनल कंडीशन में क्या है, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल 10 सालों में कम से कम वो 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा हो। 10 साल कौन से, प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर के अंदर वो कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। अब इसके बाद में अपन ने देखा था कि रेजिडेंट होने के लिए कम से कम एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है। अब अपन यहाँ इंडिविजुअल की बात करें तो अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहे तो कम से कम एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी होती है। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको कम से कम एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, और या तो दोनों बेसिक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करिए और दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता है। और नॉन रेजिडेंट में अगर दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है नहीं करनी है ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में अपन ने देखा एचयूएफ के लिए क्या है, अगर उसका कंट्रोल पूरी तरह से या पार्शली भारत के अंदर है या तो पूर्ण तरीके से आंशिक तौर पर उसका कंट्रोल भारत में है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, और वो पूरी तरह से उसका कंट्रोल भारत से बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अगर वो रेजिडेंट है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा। अगर वो एडिशन दोनों में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, और दोनों एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। यहाँ पे एडिशनल कंडीशन अपन जो एचयूएफ है उसकी करता की चेक करेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा इंडियन कंपनी अगर इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडियन किसी एक्ट के अकॉर्डिंग उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो वो रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। और अगर वो उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर किसी फॉरेन एक्ट के तहत हुआ है या फॉरेन कंपनी है तो वो नो फॉरेन कंपनी के हुआ है तो उस सिचुएशन में अपने को उसका मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स देखने पड़ते हैं। इस सिचुएशन में अपन क्या देखेंगे, अगर उसका कंट्रोल पूरी तरह से भारत में स्थित है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, और उसका कंट्रोल पार्शली भी अगर भारत से बाहर है तो वो रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब उसकी बोर्ड ऑफ मीटिंग इंडिया में होती है तो उसका कंट्रोल भारत में होगा, और बोर्ड ऑफ मीटिंग इंडिया में नहीं होती है उसका कंट्रोल बाहर से बाहर होगा। अदर सिचुएशन में अपन ने 3 पढ़ लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड कंपनी। इसको छोड़ के बाकी के जो 4 पर्सन हैं जैसे फर्म हुआ, एचयूएफ होगा, फर्म हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। इस सिचुएशन में जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गई, एलएलपी हो गई, इसमें अपन देखेंगे उसका मैनेजमेंट ऑफ एयर। अगर उसका मैनेजमेंट पार्शली पूर्ण या वोली मतलब पूर्णतः या आंशिक तौर पर अगर भारत में तो रेजिडेंट मानिए, अन्यथा तो रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। अब इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है मिस्टर एक्स जो कि ब्रिटिश सिटीजन है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस को कभी भी मिक्स मत करना। हो सकता है कोई फॉरेन सिटीजन हो, जैसे मान लो ब्रिटेन का सिटीजन हो, पर उस सेम टाइम पे बात का रेजिडेंट भी हो सकता है। यहाँ पे सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं हो। और ऐसा भी हो सकता है कोई भी व्यक्ति वो भारत का सिटीजन हो पर वो भारत का रेजिडेंट नहीं हो। तो यहाँ इनकम टैक्स एक्ट में सिटीजनशिप से आपका कोई लेना देना, यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस को ही अपने को ध्यान में रखना है। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मिस्टर एक ब्रिटिश सिटीजन है, विदेशी नागरिक है,
ब्रिटेन का नागरिक है, वो भारत को पहली बार आया, फर्स्ट टाइम 2014-15 में। वो यहाँ पे रहा इंडिया में 2014-15 में रहा, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 में। तो वो कब रहा? 14-15 में 155 दिन भारत में रहा, 15-16 में 160 दिन रहा, 16-17 में 280, 17-18 में 260 और 18-19 में 160 और 19-20 में 170 दिन भारत में रहा। उसके बाद में क्वेश्चन बोलता है कि वो इससे पहले कभी भी भारत में नहीं आया, इससे पहले वो कभी भारत में नहीं आया। तो आपको डिटरमाइन करना उसका रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो सबसे पहले देखो रेजिडेंशियल स्टेटस, एक मिस्टर ए है, तो ये एक इंडिविजुअल है तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले अपन बेसिक कंडीशन देखेंगे। बेसिक कंडीशन अपन ने देखी थी, 2 बेसिक कंडीशन थी अपने पास कि या तो वो पिछले साल कम से कम 162 दिन वो भारत में रहा हो, 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो। तो यहाँ पे देखो अपना पिछला साल कौन सा है, पिछला साल अपन देखे तो 19-20 है, 19-20 में वो 170 दिन रहा, मतलब पहली बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दूसरी बेसिक कंडीशन आप देखिए, दूसरी बेसिक कंडीशन अपन ने क्या देखा था कि पिछले साल वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और उससे जस्ट पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा हो। मतलब पिछला साल यहाँ पे 19-20 है, उसमें कम से कम 60 दिन भारत में रहा, तो अपन ने यहाँ देखा कि वो 170 दिन रहा है। और उससे जस्ट पिछले 4 साल मतलब 19-20 से पहले 18-19, 17-18 एंड 16-17 और 15-16, इसमें कम से कम 365 दिन रहा हो। तो अब यहाँ पे टोटल कीजिए, इससे जस्ट पिछले 5-4 सालों का टोटल कीजिए, 170 को छोड़ दिए और इससे पिछले 4 साल 160, 260, 280 और 160 चारों को जोड़ते हैं तो 365 दिन से ज़्यादा आता है। तो मतलब दूसरी कंडीशन बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों में से एक बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो रेजिडेंट तो है। पर यहाँ पे ये इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल है तो अपने को यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए अपने को 2 एडिशनल कंडीशन अपने को पता है वो चेक करनी पड़ेगी। 2 एडिशनल कंडीशन क्या थी कि पिछले 10 सालों में कम से कम वो 2 साल रेजिडेंट रहा हो। तो 2 साल रेजिडेंट रहा, उसकी कैसे चेक करेंगे? रेजिडेंट के लिए पहले वो ऊपर वाली 2 बेसिक कंडीशन चेक करेंगे पिछले सालों के लिए, और पिछले 7 सालों में कम से कम वो 730 दिन भारत में रहा हो। तो अब देखिए आप एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, पिछले 10 सालों में कम से कम वो 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा हो। तो इस साल को छोड़ दो, 170 दिन वाले ईयर को छोड़ दो, मतलब 19-20 को छोड़ के 18-19 में देखो, 18-19 में पहली बेसिक कंडीशन आप चेक कीजिए, क्या 182 दिन रह रहा? नहीं। तो दूसरी कंडीशन क्या है? 60 दिन रह रहा? बिल्कुल रह रहा। उससे पिछले 4 सालों में देखो, क्या 365 दिन से ज़्यादा दिन रह रहा? बिल्कुल रह रहा। तो मतलब ये रेजिडेंट था 18-19 में भी। अब आप देखिए 16-17 की, 17-18 की देखिए, 17-18 में देखिए आप क्या 182 दिन भारत में रह रहा है? बिल्कुल। 260 दिन रह रहा है, मतलब ये रेजिडेंट था, मतलब 2 सालों में रेजिडेंट हो गया, पिछले 10 सालों में से 2 साल रेजिडेंट रह गया, मतलब पहली बेसिक कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी है। और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी कि पिछले 7 सालों में वो 730 दिन रहा हो। तो पिछले 7 सालों के जो डेज उनको जोड़ने पे 730 दिन से ज़्यादा आएगा, 155, 160, 280, 260 और 160 को जोड़ने पे 730 दिन से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कम से कम 730 दिन चाहिए था, 730 दिन से ज़्यादा रहा है, मतलब दूसरी बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देता है। इस प्रकार से अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जो मिस्टर ए है, जो ब्रिटिश सिटीजन है, वो भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अब अपन ने सबसे पहले जब रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन ने देखा था कि व्यक्ति की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। तो अपन यहाँ पे एक टेबल के थ्रू अपन देखना चाहेंगे कि कौन सी इनकम वो टैक्सेबल होगी इंडिया में रेजिडेंट के लिए, कौन सी इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, कौन सी इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। एक टेबल के थ्रू देखेंगे। देखिए, अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, उसके द्वारा की जा रही है, किसी एसएससी के द्वारा, जैसे मान लो मिस्टर एक्स, या उसके बिहाफ पे, जैसे मिस्टर एक्स के बिहाफ पे उसका एजेंट मिस्टर वाई, अगर मान लो कि
उसको रिसीव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में चाहे वो मिस्टर एक्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों सिचुएशन में उसके लिए टैक्सेबल होगा। अगर वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, एक तो हो गया रिसीव और डीम्ड टू बी रिसीव, अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसको इंडिया में रिसीव हुई माना जाता है तो भी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी एंड नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी। अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू हो जाती है, अक्रू एंड अराइज होती है, इंडिया के किसी सोर्सेज के द्वारा उसको कमाया जाता है, जैसे मान लो कोई इंडिया में जॉब कर रहा है और उसके द्वारा उसको इनकम मिल रही है, इंडिया में कोई उसकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, तो उसको मान जाएंगे इंडिया में अक्रू हुई है या फिर राइज फ्रॉम इंडिया, तो इस सिचुएशन में तीनों के लिए टैक्सेबल हो गए। अगर इससे डीम टू अक्रू और राइज टू भी इंडिया है तो भी ये तीनों सिचुएशन में टैक्सेबल हो गए। पर कोई इनकम है वो इंडिया से बाहर अक्रू हुई है या बाहर अराइज हुई है, तो उस सिचुएशन में ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ कॉन्सेप्ट है जो इस टेबल में कवर नहीं है, वो आप ऐसे सुन लीजिए। अगर मान लो कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के थ्रू जो कोई भी बिजनेस है और वो बिजनेस इंडिया से बाहर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, इंडिया से बाहर स्थित है, और उस बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है एक रेजिडेंट के द्वारा, इस सिचुएशन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, पर नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इसी प्रकार से आगे अपन देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कि अगर कोई इनकम जो पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुई थी, कोई भी इनकम जो पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुई थी, वो इनकम इस साल इंडिया में रेमिट कर दी जाती है, तो वो इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब अगर कोई इनकम पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुई है तो वो इस साल भी टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई इनकम आ रही है किससे, प्रॉपर्टी के द्वारा, रेमिट हो रही है लंका के से, श्रीलंका से, कहाँ हो रही है, इंडिया में, तो रेमिटेंस हो रही है इंडिया में, तो इंडिया में रिसीव हो रही है। तो अपन ने पता कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव होती है, रिसीव और डीम टू बी रिसीव, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो गए। तो ये तीनों के लिए अपने टैक्सेबल होगी, चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे देखो ये 2,10,000 तीनों के लिए टैक्सेबल हो गए। दूसरा, जैसे मान लो कि अपना कोई भी प्रॉफिट है, वो बिजनेस है इंडिया में, तो बिजनेस कहाँ पे, इंडिया में स्थित है, तो इनकम अराइज फ्रॉम इंडिया है, तो इंडिया से उत्पन्न हुई हुई इनकम है, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी अपने। अगर तो इसके बाद में देखो कि कोई लॉस है, लॉस है वो कहाँ से है, बिजनेस है, और बिजनेस कहाँ पे है, लंका में, उसको मैनेज कहाँ से किया जा रहा है, इंडिया से किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने देखा था कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के सिचुएशन में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के सिचुएशन में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर कोई डिविडेंड है और वो कहाँ से आ रहा है, फॉरेन कंपनी से, और रिसीव कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में रिसीव हुआ नहीं हुआ, इंडिया में रिसीव हुआ तो तीनों को टैक्सेबल हो जाता, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ तो दोनों के ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, रेजिडेंट की सिचुएशन। मतलब इंटरेस्ट आ रहा है किस पे, डिपॉजिट, और डिपॉजिट किस पे है, ये कोई इंडियन कंपनीज को दे रखी है, तो इंडियन कंपनी से आ रही है तो अराइज फ्रॉम इंडिया हो गया, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। अब इससे अपन एक कर्स रूप पे अपन निकालते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, टैक्स लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा हमेशा जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा उसकी होगी, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्सेबल होती है। फिर उससे कम किसकी होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की होगी, और सबसे कम टैक्स लाइबिलिटी नॉन रेजिडेंट की होती है। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन कवर करेंगे। रेजिडेंसी स्टेटस यहाँ पे पूरा हो गया अपना।